हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लेकर के आ गए कैपेसिटर्स के ऊपर। ये कुछ आसान आसान क्वेश्चन है कैपेसिटर और जो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके ऊपर कुछ इजी क्वेश्चंस है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईआईटी में आया हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे जो आईआईटी में आया हुआ है। सब आसान आसान क्वेश्चन है, और अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट और बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले। यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो मतलब कि थोड़ा इजी है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान आसान क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ, बोर्ड का कोई क्वेश्चन, बोर्ड के लायक कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट जरूर देगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दो टाइप से आया। ये क्वेश्चन दो शिफ्ट होता है ना जब भी एग्जाम होता है। तो एक शिफ्ट जो था जेई एडवांस का, उस शिफ्ट में इसमें मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे आईआईटी लिखा हुआ था, बुक में देखोगी तो वही लिखा हुआ है ना। और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें तुमको सिर्फ प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 1 में चार्ज पूछा है। दो टाइप का ऐसा क्वेश्चन है, और सेम ही बात है, सेम क्वेश्चन है। अगर तुम ये 1 और 4 में अगर चार्ज निकाल ले रही हो कितना है, या कैपेसिटेंस निकाल ले रही हो, तो ये सब का भी तो निकाल ही लोगी, है ना। पहले तो ये समझो कि इस ये जो 4 कॉम दिया है ये है क्या, तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। लेकिन इससे कैपेसिटर कितना बन पाएगा ये बताओगी? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 5 प्लेट दिख रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ी हो ना, ऐसा दिखता है और बैटरी से जुड़ा रहता है ना। तो वैसे ही तो ये भी दिख रहा है। तो इसमें कितना कैपेसिटर बनेगा, कितना बनेगा? 4। वेरी गुड। देखो 1 2 3 4, क्योंकि इस वाले प्लेट का ये तो कोई बेरोजगार, और इस वाले प्लेट का इधर वाला पार्ट बेरोजगार, तो यानी कि 4 कैपेसिटर बन पाएगा। देखो ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ये दोनों भी पैरेलल प्लेट, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी 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 डी। कहाँ सवाल में लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, एरिया ए है सबका। इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए। मतलब ये समझ में आया कि अगर हम इस वाले प्लेट और इस वाले का प्लेट का बात करें तो दोनों में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। हाँ, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, तो बराबर एरिया मतलब बराबर चार्ज स्टोर करेगा, है ना। जैसे देखो, ये दोनों कॉपी अगर हम लेते हैं, ये दोनों कॉपी लगभग दोनों सेम साइज का है, और चार्ज कहाँ स्टोर होगा? इसका एरिया में। तो जितना इस एरिया में चार्ज स्टोर होगा उतना ही इस एरिया में भी चार्ज स्टोर होगा। तो उस हिसाब से बोल सकते हैं ना कि अगर एरिया बराबर है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। ठीक। अब देखो, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। हाँ, तो डिस्टेंस यहां पर सबके बीच में क्या बोला है? डी 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 और डी, सबका डिस्टेंस बराबर है। तो ही हम ये बोल रहे हैं कि सारे में जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो इक्वल होगा। क्योंकि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बोलो? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहां पर A का मतलब एरिया ऑफ द प्लेट, D का मतलब डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, और सब तो बराबर है एरिया और डिस्टेंस। तो यानी कि सारे का कैपेसिटेंस क्या होगा? लेकिन रुकिए, अब यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, इसका इस वाले साइड में तो कोई चार्ज नहीं आएगा, और इस प्लेट का भी इस वाले साइड में कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर कोई और एक प्लेट मौजूद ही नहीं है, तो कैपेसिटर तो बनेगा भी नहीं। तो जो भी चार्ज होगा वो इस तरफ और इस तरफ रिसाइड करेगा। किसके लिए बोल रहे हैं ऐसा? ये जो आखिरी वाला प्लेट है उसके लिए बोल रहे हैं। अब समझो पहले चार्ज आएगा कैसे वो समझो। पूछा क्या है इसमें, पता चल गया ना क्या पूछा है? चार्ज ऑन वेरियस प्लेट। इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना, सब में चार्ज पूछा है कितना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो प्लेट नंबर 1 है उसका चार्ज को Q1 ले लेते हैं। ठीक है, प्लेट नंबर 1 का चार्ज को Q1, प्लेट नंबर 2 का चार्ज को Q2, प्लेट नंबर 3 का चार्ज को Q3, इसको Q4, इसको Q5। सब में चार्ज ले लिया अलग अलग। अब पहले इस प्लेट का बात करते हैं कि इसमें कितना चार्ज होगा। देखो यहाँ पर ये प्लस है, प्लस टर्मिनल बैटरी का, तो इस प्लस टर्मिनल से जो चार्ज यहाँ पर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यानी ये जो फर्स्ट प्लेट होगा उसमें कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ऐसे पूरे प्लेट में होगा। अब ये वाला प्लेट को देखो, ये प्लस बैटरी इस वाले से जुड़ा है, इस वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। दोनों तरफ प्लस आएगा ना, इधर भी प्लस आएगा। अच्छा, अब देखो ये नेगेटिव वाला जो प्लेट है वो किससे जुड़ा है? इस वाले से। तो इस वाले में कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसी सेम प्लेट का इधर भी कितना आएगा? नेगेटिव ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो, अच्छा इधर कितना आएगा? इस तरफ इधर ही तो प्लस आएगा ना, क्योंकि भाई देखो ये किससे जुड़ा हुआ है? प्लस वाले टर्मिनल से, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा एक बात बताओ सोच करके, तुम बताना, इससे पता चलेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर लगेगा। तुम बताना भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इससे। करंट किधर फ्लो करेगा? करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है या फिर ऐसे फ्लो कर रहा है? करंट का जो फ्लो है वो ऐसे है या फिर ऐसे है? बोलो।
नेगेटिव से है, क्यों? क्यों है नेगेटिव से? कोई बता पाएगा करंट का फ्लो किधर है? करंट ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है? समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? गलत, करंट प्लस से माइनस फ्लो करता है। तो नहीं 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 नहीं, करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ऐसे फ्लो करेगा करंट, दिस इज विल बी द फ्लो। और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलता है, तो मतलब ये जो माइनस टर्मिनल है इससे कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? उसके अपोजिट जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब देखो, तो यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जम रहा है, ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है? करंट है। करंट ही यहाँ पर, करंट से जो चार्ज आ रहा है वो यहाँ पर जम रहा है। खैर ये तो समझने के लिए था। अब आओ इस तरफ आओ, इस वाले प्लेट में। इस वाले प्लेट में क्या चार्ज आएगा साफिया बताओ? इस प्लेट में नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला से जुड़ा हुआ है। तो इस तरफ सब में माइनस आएगा, और इधर भी कितना आएगा? इधर भी कितना आएगा? माइनस ही आएगा। अच्छा इस वाले प्लेट में पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अच्छा इस तरफ नहीं आएगा ना, इधर आएगा, क्योंकि इधर तो कोई फायदा नहीं है ना। तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस तरफ आएगा। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया समझ में। अब सबसे पहले ये काम चार्ज निकालने बोला है सब में, तो पहले इसका चार्ज। अच्छा एक बात तुम लोग को पता है ना कि अगर इस प्लेट का कैपेसिटेंस देखे तो वो बराबर होगा C2 के, बराबर होगा C3 के, बराबर होगा C4 के। सारा का कैपेसिटेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें तो इस तरफ चार्ज ही नहीं आ रहा है और इसमें भी इस तरफ चार्ज नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो इनके बराबर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा सवाल से। हाँ चार्ज इक्वल नहीं आएगा। देखो अभी बताते हैं यहाँ पर। देखो कैपेसिटेंस सबका बराबर है, क्योंकि सारे का कैपेसिटेंस क्या दिया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका बात करते हैं, ये वाले का। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ी हो? Q इक्वल टू CV पढ़ी हो, उसी से निकलेगा है ना, Q इक्वल टू CV। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज निकालते हैं Q1 का, इस वाले प्लेट का। तो Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? CV, करेक्ट। अच्छा इसमें जो भी चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। कैपेसिटेंस कितना है उस प्लेट का? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? V आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है? V। तो इसलिए वोल्टेज क्या लिखेंगे? V। तो यानी कि जो इस प्लेट के थ्रू चार्ज आया वो कितना आया? एप्सिलॉन नॉट ए V बाई डी। बोलो। नहीं पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है, कहाँ सीरीज में कनेक्ट हो रहा है? पैरेलल कनेक्शन है ना। देखो ठीक से, देखो सब में जो वोल्टेज है सब में V V V V V वोल्टेज लेंगे ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज सब में, हादसों मत यार, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, सब में वोल्टेज सेम होगा। क्यों सेम होगा? समझ में आ गया ना? हैं बोलो। हाँ 1 और 5 का चार्ज सेम आएगा, सही बात है। हाँ नहीं अभी समझो, पहले देख लो। सबसे पहले तो ये समझो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है। जो सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं ना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जोड़ते हैं। अब देखो इसी के जैसा एक और सवाल है, उससे एकदम और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन कर रही हो ना, इसी के जैसा सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां से तुम अगर देखोगी तो यहां से देखो, ये वाला जो टर्मिनल है बैटरी का, इससे इंडिविजुअली जुड़ा है। यही वाला टर्मिनल फिर इससे इंडिविजुअली जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, कि जब इंडिविजुअली जुड़ता है सबसे तो सब में वोल्टेज क्या जाता है? सेम। और जब सारा एक ही साथ जुड़ा रहता तो सब में वोल्टेज अलग अलग जाता। इंडिविजुअली जुड़ पा रहा है ना, इसलिए वोल्टेज सब में सेम बोल रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट से हम ऐसा बोल रहे हैं कि सब में सेम होगा। अभी देखो प्रूफ भी हो जाएगा वो बात। अब निकालते हैं सेकंड वाले में, यानी कि Q2। तो Q2 जब निकालोगी तो किसका बात करोगी? ये वाले का। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C। और वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस? V, क्योंकि सारा पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसलिए वोल्टेज क्या लिखेंगे? V। और यहां पर माइनस कर लेंगे ना, क्यों माइनस कर लेंगे? हाँ अब लेकिन देखो जो यहां चार्ज है, जो Q1 में चार्ज है, वो इस, मान लो कि Q2 का हमको चार्ज निकालना है, तो उसको क्या लिखेंगे? देखते हैं कौन बताएगा इसके रिस्पेक्ट में। ये Q2 पे जो चार्ज है ना, Q2 पे जो चार्ज है वो Q1 से बड़ा है कि छोटा है? पहले ये बताओ। Q1 और Q2 दोनों में से चार्ज ज्यादा किस में है? वो तो कंफर्म बात है, Q2 में ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 2 गुना। डबल कैसे? क्योंकि देखो जो इसका एक तरफ ये वाला एरिया है, तो जितना इधर चार्ज है उतना ही इसमें इधर है, एक एक्स्ट्रा ये वाला आ जा रहा है ना, तो 2 गुना हो जाएगा चार्ज। यानी कि अगर हमको Q2 को लिखना है तो ट्वाइस Q1 लिखेंगे। हाँ तो यानी कि अगर हम इधर इसके बारे में लिखना चाहेंगे
तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर 2CV, है ना, CV नहीं लिखाएगा, ये नहीं समझ में आया। यहाँ पर 2 से क्यों गुना किए, 2 टाइम्स है ना, मतलब देखो उसको थोड़ा खोल के देख लो, और ये Q2 लिखा है, Q2 को तुम क्या लिखोगे, ट्वाइस Q1, और इधर भी क्या लिखोगे, ट्वाइस Q1, और Q1 का फॉर्मूला भी क्या पढ़ाए तुमको, CV, तो देखो Q1 की जगह CV डाल दिए, करेक्ट। और यहाँ 2 से, अब ऐसे 2 काट मत देना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्लियर है ना, क्योंकि तुम Q2 निकालना चाहती हो इसलिए। और इस सबको किसके बराबर लिखोगी, ये सबको किसके बराबर लिखोगी, Q2 के, क्योंकि तुमको Q2 निकालना है, और Q2 जो है वो 2 गुना है Q1 के, और Q1 का वैल्यू कितना है, CV। अच्छा, माइनस क्यों लगा रहे, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों ही प्लेट इसका नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझो, हम जो तुमको अभी सिखाएं कि कैसे कैसे चार्ज बटा है इसमें, वो किस कॉन्सेप्ट से बटा है, बैटरी का कॉन्सेप्ट से, कि बैटरी किससे कैसे जुड़ा है। एक और कॉन्सेप्ट होता है पोलराइजेशन, पढ़ी ही है पोलराइजेशन। तो देखो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अगर ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके जस्ट बगल वाला नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। यहां पर अगर ये नेगेटिवली है तो देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देखो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आता है ना आईआईटी में, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारा एप्लीकेबल होता है, बहुत तरीके से सोचने का उसको मेरे पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। चलो देखो अभी और क्वेश्चन एक करेंगे, उसमें भी देखना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन को, वैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, तो यहां से फिर Q2 कितना आ जाएगा, माइनस CV का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, कितना निकाले हैं, तो CV का वैल्यू लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट AV/AD इंटू V। अरे यार सिंपल समझो, कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये V तो V, सिंपल समझो ऐसे। तो ये Q2 निकल गया, Q2 निकल गया, और Q1 भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे Q3। Q3 किसके बारे में बोल रहे हैं, Q3 इसके बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें कितना आएगा बताओ, अरे भाई सेम आएगा, जितना इसमें उतना ही इसमें, बस इसमें प्लस होगा। तो यानी कि Q3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D V और प्लस का। अब तुम लोग फोर्थ वाला खुद बता दो, तो Q4 इज इक्वल्स टू माइनस का क्या, ये वाला, क्योंकि जितना इस प्लेट पे चार्ज है उतना ही इस प्लेट पे भी चार्ज है। अच्छा 4 वाला का बात कर रहे हो, सॉरी 4 वाला का बात कर रहे थे ना, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V। अच्छा 5th वाला का, लास्ट 5th वाला का बस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, माइनस कहाँ, 5th वाला, 5th वाला में जो चार्ज होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, और इसमें प्लस होगा चार्ज, ठीक है। सारा का चार्ज निकल गया। अब बताओ डाउट्स कहाँ हैं, जो डाउट है वो बताते हैं, पूछो डाउट कहाँ है। सीरीज पैरेलल जो भी पूछना है पूछ सकती हो, बोलो जल्दी तुम लोगों को। हाँ ए में जब ऐसे पॉजिटिव आएगा तो, हाँ देखो ना, ये 1 2 और 3, हाँ देखो देखो ऐसे गया, और इससे अलग से जुड़ा हुआ है, इससे अलग से सिरा गया है, इससे अलग से गया है, और जब इसीलिए तीनों में सेम वोल्टेज जाएगा। लेकिन अगर वही सबको पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, सॉरी सीरीज में देखो ऐसा दिखता है कैपेसिटर, और सीरीज में क्या होता है ना, जैसे ये बैटरी मान लो लगा हुआ, अभी सीरीज का बता रहे हैं, तो यहाँ मान लो वोल्टेज V है, ठीक, तो ये V वोल्टेज जैसे जाएगा 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 यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद फिर इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, क्यों, मतलब मेरा मतलब ये कि सिर्फ इसी से जुड़ पाएगा ये V वोल्टेज, और यही V को इन तीनों में बंटना पड़ेगा। लेकिन ये पैरेलल में क्या होता है, देखो यहाँ पर छोटा सा बना दे रहे, समझना देखना ध्यान से, पैरेलल में देखो ऐसा होता है, पैरेलल में यहाँ पर जो V वोल्टेज है देखो इसके पास जाएगा इंडिविजुअली, फिर इसके पास अलग से, फिर इसके पास अलग से, तो तीनों से इंडिविजुअली कनेक्टेड होगा, वही कॉम्बिनेशन तो यहाँ भी दिख रहा है। अच्छा अब ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ हवा में बोला जा रहा है कि यहाँ पर V है तो इसमें V जाएगा, इसमें V जाएगा, इसमें V जाएगा, ये तो समझ रही हो ऐसे कॉन्सेप्ट से। इस चीज़ का प्रूफ भी करवाया जाता है, तुम लोगों को करवाए भी थे प्रूफ, वीडियो देख लेना जाके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का वीडियो डाला हुआ है, उसमें जाके देख लेना, ये समझाए हैं कि कैसे इसमें V आ रहा है, और इसमें V1 V2 V3 अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आएगा ना। और ये जो तुम बताना जरा हमको, इसको मान लो लिखे V1, इसको लिखे V2, इसको लिखे V3, तो ये तीनों किसके बराबर होगा, किसके सम, नहीं V के बराबर नहीं होगा, सम के बराबर होगा ना। इन तीनों को जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा हमको, V, तीनों को जोड़ के, क्योंकि V ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों में, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रूफ भी करवाए हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, कि कैसे वोल्टेज इसमें बढ़ जाता है और इसमें नहीं बढ़ पाता है,
ठीक है, इसमें मतलब कि जितना है उतना ही चल जाता है सब में। तो यहाँ पर तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है ना कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा इसको तुम चाहो तो ये लिख ली, पहले लिख लो, उसके बाद एक और चीज़ बताते हैं। बोलो 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 बोलो। हाँ, वोल्टेज सेम जा रहा है, सप्लाई सेम है, हाँ 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 हाँ। नहीं वैसा कुछ नहीं, देखो जो C होता है, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस तो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो तुम चार्ज को बढ़ा भी सकती हो और चार्ज को घटा भी सकती हो, इससे कोई इस पे इनके वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो C है वो तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ही होगा, यहां तक ठीक है। अब चार्ज जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तुमको ये डाउट हो रहा है कि सर अगर ये पैरेलल में है, ये कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में तो चार्ज अलग अलग जाता है। तो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, अच्छा देखो अलग अलग चार्ज कब जाता है ये बताओ हमको। कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज कब जाता है, जब सबका कैपेसिटेंस अलग अलग होता है। लेकिन यहां पर तुमको जितना भी दिख रहा है सबका कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, मतलब सबका चार्ज रखने का औकात सेम है, तो सब में जो चार्ज है वो सेम जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी में कम चल जाए चार्ज, ये हो सकता है, किसी में ज्यादा नहीं, ज्यादा कैसे चल जाएगा। अब देखो इस पे और इस पे तुम ध्यान दो। हाँ हाँ वो बता रहे देखो इस पे और इस पे ध्यान दो, इन दोनों पे तो चार्ज इन सब से अलग अलग है, मतलब इन सब से कम है, क्योंकि तुम इस प्लेट को और इस प्लेट को चार्ज ही नहीं कर पा रही हो। और दूसरी बात ये कि ये कैपेसिटर है भी नहीं, तो तुम बोलोगी सर फिर भी आप तो इसका चार्ज निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हम इसको इससे कनेक्ट करके तब इसको कैपेसिटर बना पा रहे हैं। लेकिन इस वाले प्लेट में तो चार्ज उसका आ ही नहीं पा रहा है मजबूरी में। क्यों नहीं आ पा रहा वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरफ कोई और प्लेट है ही नहीं, इधर और प्लेट होता तब ना इसमें चार्ज आता और उस कैपेसिटेंस निकालते उसका। क्लियर है मेरा बात। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम इसलिए है, चार्ज सब में सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि सबका कैपेसिटेंस इक्वल है। नहीं समझ में आया, कैपेसिटेंस इक्वल, जैसे ऐसे याद करो C1 C2 C3 ऐसे देता तब ना सोचते कि हाँ सब में चार्ज अलग अलग जाएगा। बट यहां पर तो C C C है, इसका भी C उसका भी C, सबका कैपेसिटेंस इक्वल तो चार्ज भी इक्वल। नहीं समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ यूज किए थे, जब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल बना रहे थे तब। अभी टेंशन ना लो कि ये अभी डाउट ही रह गया। अभी इसमें एक मेन दिक्कत क्या है ना कि अभी इसमें वो चीज़ पूछा नहीं है, मतलब इसमें बोला नहीं कि निकाल के बताइए चार्ज, ये कैपेसिटेंस निकाल के बताइए, इसलिए उसको हम नहीं उतना डिटेल में जा रहे हैं। अभी इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो ये भेजी थी हमको, उसमें पूछा है तो उसमें बता देंगे, है ना। उसमें यह ऐसा ही सेम टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर बता ही देते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जैसे ये खाली प्लेट था, इसके बगल में जो प्लेट था, ये प्लेट नंबर 1 था ना, इसके बगल में कोई प्लेट नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो प्लेट है, और इस प्लेट से इस प्लेट का डिस्टेंस कितना है D। तो अगर इसको एक हम क्या, इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि दो प्लेट है, इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज था ना, चार्ज बनाए थे ना, इसमें प्लस बनाए थे ना शायद, और इसमें क्या बनाए थे माइनस, इसमें तो पक्का माइनस होगा। तब इसका कैपेसिटेंस लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब हम ये बोल रहे हैं कि तुम ये जानना चाहती हो कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो इसके बगल में एक प्लेट सोच लेते हैं, अगर होगा तो, बाय द वे अगर अपने से प्लेट सोच ले तो इस प्लेट को भी हमको D ही डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाके कैपेसिटेंस कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब तुम अगर ऐसा कर दो कि जो दूसरा प्लेट तुम अपने से लगाओ उसको यहां पर ले लो, तब तो डिस्टेंस बढ़ गया, तब तो ये डिस्टेंस को तुमको 2D लेना पड़ेगा, तब तो कैपेसिटेंस अलग आ जाएगा, तब तो चार्ज भी अलग चल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो कैपेसिटेंस जब भी सेम हो, तो चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, चार्ज सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा। अब एक आए, देखो इसमें बोला है कि अ बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बैटरी को हम लोग यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना, उसमें इसी से तुमको समझाएंगे। उसमें ऐसा लिखा ही नहीं था कि हम लोग बैटरी इज यूज टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि एक बैटरी को हम लोग कनेक्ट करते हैं 10 वोल्ट का बैटरी से, जो जीरो जिसका आंसर होता है उसका बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि एक बैटरी को यूज किए हम लोग, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, देखो बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी। सबसे पहले EMF तो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अभी जो बताए थे EMF के बारे, EMF पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में।
देखो ईएमएफ को ना हम लोग ऐसे कैपिटल ई से डिनोट, ये स्मॉल ई से ऐसे एप्सिलॉन को जैसे कैसे दिखाते हैं वैसे ही डिनोट करते हैं। ईएमएफ का मतलब क्या होता है पहले समझो, ई है सिर्फ, ठीक है। ईएमएफ क्या क्या होता है, ईएमएफ कुछ नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स। अब जैसे मान लो कि हम लोग एक बैटरी खरीद के लाते हैं, तो उस बैटरी में लिखा होता है कि वो बैटरी मान लो 12 वोल्ट का है। कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। लेकिन जब उस बैटरी को हम लोग यूज करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि वो जो बैटरी है वो 10 वोल्ट पे ही काम कर रहा है। तो वो जो 12 वोल्ट था वो बैटरी का क्या था, ईएमएफ। 12 वोल्ट जो है, एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, एग्जाम्पल के लिए 12 बोल रहे हैं, ये मत सोचने कि 12 भी होता है। 12 वोल्ट ईएमएफ है उसका, लेकिन बैटरी कितना पोटेंशियल पे काम कर रहा है, 10 वोल्ट। तो ये जो 10 वोल्ट जिस पे वो काम कर पा रहा है, मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, ए भाई ये चुप, ये मान लो बल्ब है, ये बल्ब को जलाने के लिए बैटरी का यूज कर रहे हैं, तो इस बल्ब को ये 10 वोल्ट ही पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी कि ये जो 10 वोल्ट है ये क्या हो गया, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ कितना हो गया, मतलब एक बात समझ में आया, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को वी से ही डिनोट करते हैं ना। एक बात समझ में आया कि जो ईएमएफ होता है वो बड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, हाँ, लेकिन दोनों का क्या है, बराबर। अब देखो ये ईएमएफ और पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट तभी आता है जब यहां पर इस बैटरी के जस्ट बगल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा होता है। इस छोटा सा रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, जो देखो 12 वोल्ट का बैटरी था ना, तो बाकी का 2 वोल्ट कहाँ गया, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उस 2 वोल्ट को खा गया, ठीक है। खा गया मतलब देखो ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला होता है। V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है, कैपिटल आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये E का मतलब EMF, और ये जो आई आर देख रही हो, ये आई आर क्या है, वही जो ये खा जा रहा है, ठीक है। स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर क्यों होगा समझ गई, क्योंकि हमको ये जानना है ना कि ये कितना वोल्टेज खा गया। तो कितना खा गया, देखो यहां पर आ गया, आई आर खा गया, तो यहां से V इज इक्वल्स टू, V देखो निकालना है अगर, तो ये मान लो कितना है, ये 12 है, कितना है 12, EMF दिया ना 12, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज खा रहा है, 2, तो आंसर कितना आएगा 10। ये देखो ये फॉर्मूला भी पढ़ना है हम लोग को चैप्टर 3 में। और अगर ऐसा बोला तब कि इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है तब, अगर नहीं लगा रहा तब क्या होगा, तब तो V और E बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो V और E बराबर भी हो सकता है, अगर मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया हुआ है तब तो V और E बराबर होगा, क्लियर नहीं है। बात कर दिया उसका तो मतलब हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है, हाँ एक ही बात हो जाएगा। इसीलिए हम अभी स्टार्ट करते वक्त बोले कि एक ही चीज होता है, क्योंकि जनरली तो हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सब में एक ही है। जैसे ही चैप्टर 3 में जाओगी तब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगी, तब मालूम चलेगा कि V और E अलग चीज है, और ये रिलेशन बस निकलेगा कि E बड़ा होगा V छोटा होगा, और ये हमेशा होगा। ये तो समझ में आ गया ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये बड़ा हो जाएगा, कैसे हो सकता है, एनर्जी का वॉयलेशन हो जाएगा ना अगर ये बड़ा हो जाएगा तो। चलो ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रहेगा, ये वाला चीज़ है ना। चलो अब क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट का नहीं सोचना था, बस तुम EMF आया तो तुमको बता दिए। तो यानी कि यहाँ पर तो कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा नहीं है, मतलब इस केस में जो EMF होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक ही बात होगा, क्लियर है। इसमें EMF बस ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए लिख देता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस का बात नहीं किया तब भी EMF का बात कर रहा है, मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए EMF लिख रहा है, कोई उसमें कोई लॉजिक नहीं है EMF लिखने का। EMF मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF ऑफ बैटरी, the ratio of the energy stored in the capacitor and the work done by the battery will be। तुमको कहीं जाना है क्या, तुमको नहीं ना, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड को यू से डिनोट करते हैं, एंड वर्क डन, इसका रेशियो निकालना है। पहले है क्या क्वेश्चन में यहां पर बता देते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि एक कैपेसिटर है, लो कैपेसिटर बना दिए, इस कैपेसिटर को किससे चार्ज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। और तुमको काम पता है कि बैटरी का काम होता है कैपेसिटर को चार्ज करना, ठीक है। इस बैटरी का जो EMF है उसको हम E ले लें, और ये जो पोटेंशियल बन रहा है इसका दोनों प्लेट के अबाउट वो भी कितना बन रहा है, E। क्यों बन रहा है, सवाल में लिखा है, मतलब इस कैपेसिटर को हम फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। फुल्ली चार्ज का मतलब ये है कि जितना हमको यहाँ पर ये मिला है, जितना इसका वोल्टेज हुआ सारा इसमें चल गया ना, जितना इसके पास वोल्टेज था वो सारा वोल्टेज इसको दे दिया, इसलिए बोल रहे हैं क्या हो गया, ये फुल्ली चार्ज। क्लियर है बात मेरा। अब सबसे पहले ये जो तुमको U का फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं वो क्या पढ़ाए हैं, हाफ CV²। और ये V क्या होता है, व्हाट इज V, बता पाओगी, V के बारे कौन बताएगा। V जो है वो बैटरी का वोल्टेज है या फिर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच का वोल्टेज है, ये दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज है। प्लेट्स का वोल्टेज होता है ना, क्योंकि ये जो एनर्जी स्टोर होता है वो इस प्लेट में स्टोर होता है ना, लेकिन इस केस में इसका जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि इसको इतना चार्ज किए, इतना चार्ज किए, इतना चार्ज किए कि बैटरी अपना सारा एनर्जी झोंक दिया, बोला लो सारा ले लो, तो इसलिए E और V इस केस में बराबर हो गया। तो यानी कि इस V की जगह तुम क्या लिखोगी इस बार,
ई लिखोगी, हाफ सी ई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो हाफ ई ऐसे घुमा के भी लिख सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाफ ये हो गया, तो ये एनर्जी स्टोर आया, ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन यहां निकाल ले। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये वर्क डन कौन करता है, कौन एक्सटर्नल। ये वर्क डन क्यों किया जाता है, पहले तो ये बताओ हमको। चलो ये वर्क डन ना यहाँ लिख रहे हैं, यहीं लिख रहे हैं, चलो ये वर्क डन क्यों किया जाता है साफ ये बताओ। अरे वर्क डन किया जाता है ये बैटरी के द्वारा, ये बैटरी धकेलता है चार्ज को, धकेलता है, बोलता है जाओ उधर बैटरी के पास, मतलब कैपेसिटर के पास जाओ, कैपेसिटर के पास। तो ये जो वर्क डन होता है ये कौन करता है, बैटरी ऑन द चार्जेस। और चार्जेस पे क्यों करता है, ताकि वो कहां चल जाए, कैपेसिटर के पास, क्लियर है ना। और वो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और इस केस में जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ई होगा, है ना। तो पोटेंशियल को ई लिखोगे और चार्ज को तो क्यू ही रहने दो, ये डब्ल्यू हो गया। तो ये वर्क डन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को यहां पुट कर दो, तो u का वैल्यू है, u का वैल्यू है हाफ सी ई स्क्वायर अपॉन w का वैल्यू कितना है, क्यू ई। तो e से ई स्क्वायर कैंसिल, है ना। और ये c की जगह क्या होता है, c की जगह होता है q बाई v होता है। तो इस c की जगह पे डालोगी तुम q बाई v, और v का वैल्यू e, सही है। और ये जो देखो ये e से e कटा ना, तो यहां पर एक e तो बचा होगा ना, तो वो वाला जो e बचा है उससे कट जाएगा, और यहां पर ये चार्ज से चार्ज कैंसिल, ठीक है। तो u बाई डब्ल्यू का रेशियो कितना आया, 1/2 आया, करेक्ट 1/2, मतलब 1:2, है ना। अब इससे समझ में क्या आया, 1:2 यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब इससे समझ में क्या आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि u अगर यहां से निकाल के देखें हम लोग, तो u हम लोग को मिलेगा W/2, मतलब कि कुछ कम एनर्जी स्टोर हो पा रहा है, जितना हम लोग काम कर रहे हैं उससे कुछ कम एनर्जी स्टोर हो पा रहा है। तो कुछ कम क्यों स्टोर हो पा रहा है, उसका लॉजिक देखो, हम लोग काम कर रहे हैं कितना W, और एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, W/2, हाँ आधा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो रेशियो इसलिए क्वेश्चन में निकालने बोला गया था ना, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन डेटा नहीं दिया हुआ था ना, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं, इसलिए रेशियो पूछा था तुमसे। कम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जब हम लोग चार्ज को लेकर के जा रहे हैं तो कुछ वर्क यहां पर रास्ता में भी बर्बाद हो जा रहा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखने में। समझ में आया नहीं आया, देखो जब यहां पर जो चार्जेस होता है ना, वो जब जाता है ऐसे चल करके, तो आपस में एक दूसरे से टक्कर खाते हुए जाता है, टकराते 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 तब यहां पहुंचता है, क्योंकि जो वायर होता है उसमें बहुत सारा चार्ज होता है, तो कुछ एनर्जी उसमें वेस्ट हो गया होगा, यही इसका रीजन हो सकता है, और कोई रीजन नहीं होगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। तो ये रेशियो निकला। वर्क डन जो है वो नहीं, वो कब होगा, जब हम लोग ये मानेंगे कि एक भी यहां पर एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ चार्ज को ले जाने में, चार्ज को ऐसे ले गया डायरेक्ट पहुंच गया यहां पर। लेकिन इस केस में कुछ एनर्जी बर्बाद हो गया होगा, तब ना देखो कम आ रहा है एनर्जी जो इस पे पास पहुंच पे। ये कौन सा एनर्जी है जो इस कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, तो वर्क से कुछ कम स्टोर हो पा रहा है, देखो आधा स्टोर हो पा रहा है, मतलब कुछ एनर्जी वेस्ट हो गया होगा रास्ता में चार्ज को ले जाने में, यही रीजन होगा, और कोई रीजन नहीं होगा उसका। समझ में आया। लेकिन हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो उसमें बोलते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि रास्ता में जब चार्ज को लेके जा रहे थे तो एक ही चार्ज को लेके जा रहे थे और कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ, वहां पर चार्ज आराम से पहुंच गया, तो इसलिए जो वर्क डन होता था वो पोटेंशियल के बराबर होता था। बट इस केस में कुछ एनर्जी रास्ता में ही बर्बाद हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लो इसको। देखो इसका जो रीजन है ना, इसका एक और रीजन होता है। जनरली अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो जो U होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U, और जो W होता है वो आपस में बराबर होता है। बराबर होने का एक और रीजन है ना, कि हम लोग को इससे मतलब ही नहीं होता है कि ये जो चार्ज है, देखो बहुत लोग ऐसा भी बोल सकता है ना कि आप देखिए यहां से लेके गए चार्ज को, ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए और यहां पहुंचा दिए। अगर आप ये पाथ फॉलो कीजिएगा तो क्या दिक्कत होगा, अगर आप ऐसे लेके जाइएगा तो क्या होगा, वर्क डन ज्यादा हो जाएगा क्या। वर्क डन का मतलब समझती हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम ऐसे लेके जाओगी तो वर्क डन ज्यादा लग रहा है ना देखने से, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने में। लेकिन क्योंकि हम लोग ये जो U पढ़ते हैं ना, ये जो वर्क डन पढ़ते हैं, ये कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब रास्ता से उसको कोई मतलब नहीं होता है, तुम चाहे ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, उससे कोई मतलब नहीं रास्ता से। इसीलिए बोल रहे हैं U और W इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इक्वल आता है जनरली। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बराबर ना आए, जब यहां पर वर्क डन को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव मानेंगे तब। नॉन कंजर्वेटिव समझ रही हो ना, नॉन कंजर्वेटिव जब उसको रास्ता पे डिपेंडेंट मानेंगे तब, एक ये तरीका हुआ।
तो ये तो खैर दूसरा ही सोचना हो गया, हम तुमको एक्सप्लेन कर दिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ले जाने में जो वर्क डन कम आ रहा है ना, यहाँ पर वर्क डन हाफ हो जा रहा है। तो मतलब चार्ज को ले जाने में जो हम वर्क कर रहे हैं वो यू से कम इसलिए आ रहा है, यू का आंसर कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ वर्क उसको यहाँ पर दूसरा जो चार्जेस है उससे टकराने में बर्बाद हो जा रहा है वो एनर्जी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? इस केस में यू और डब्ल्यू बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेरा वर्क हो रहा है, वर्क तो हम डब्ल्यू, देखो ये बराबर हो सकता था, बट क्योंकि मेरा कुछ वर्क कहाँ वेस्ट हो जा रहा है, बाकी सारा चार्ज से कोलाइड करने में, इसीलिए यू इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू आ रहा है। ठीक है, एक चार्ज नहीं ना लेके जा रहे हैं, करोड़ों चार्ज लेके जा रहे हैं। और याद करो जो हम लोग डेरिवेशन करते हैं उसमें एक ही चार्ज को मूव करते हैं, तो इसलिए उसमें वर्क और यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बाकी तुमको एक और सोचने का नजरिया हम बता दिए, जब ये डब्ल्यू को तुम नॉन कंजर्वेटिव समझ गई ना, मतलब तुम रास्ता देखने लगी कि जो ये वायर था वो कैसा था, सीधा था, टेढ़ा था, कैसा था, तब तो ये डब्ल्यू और यू बराबर नहीं आएगा। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? ठीक। बाकी जितना कंडीशंस न्यूमेरिकल्स बनाओगी उसमें यू और डब्ल्यू को बराबर ही लेके चलना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रही हो इसलिए लिखा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो पढ़ के ही मालूम चला इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, जहां बैटरी आया, कैपेसिटर आया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला था तुम लोग को कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि उस जो बता रहे 3 नंबर होगा ना, ये जो बताए थे कि क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कैपेसिटर है, और अच्छा ये बताना तुम लोग जरा सोच के हमको कि जब कैपेसिटर को ऐसे बैटरी से जोड़ रहे हैं, क्या इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है? नहीं, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि डाइलेक्ट्रिक है, ना ही क्वेश्चन में ये लिखा था कि इस बैटरी को हम लोग जोड़ रहे हैं कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। बस ये लिखा था कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड is connected to a battery of 10 volt, then what will be the electrostatic potential energy stored in the capacitor? क्वेश्चन सुन ली कि दोबारा बता दे एक बार। एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का है, तो कैपेसिटेंस कितना लिखोगी? 6 माइक्रोफैराड, और बैटरी का पोटेंशियल क्या लिखोगी? 10 वोल्ट। और तुमसे पूछ रहा है कि जब बैटरी को कनेक्ट किया तो बैटरी का काम होता है इसको चार्ज सप्लाई करना, और चार्ज सप्लाई करने के बाद क्या स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही एनर्जी, वही चार्ज, वही जो काम हम लोग कर रहे हैं यहां से यहां चार्ज को ले जाने में, वही चार्ज की वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और वो किसके बराबर होता है? हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ, बोलो और फॉर्मूला बोलो, क्यू स्क्वायर बाई 2c। और क्या होता है? हाफ चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला होता है। अब इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा यूज करोगी? सी और वी दिया हुआ है, यानी ये वाला यूज करोगी, तो इसको लिखोगी u इक्वल टू हाफ, कैपेसिटेंस को लिखोगी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, माइक्रो है, और वोल्टेज को 100, तो इसको सॉल्व करके कितना आया था बोलो? 2 1 2 2 3 6, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, ये आ रहा था। ठीक है, अब ये होता तब जब तुमको ये बोलता कि इस बैटरी को हम लोग कनेक्ट किए ताकि इसको चार्ज कर पाए, है ना? द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर टू चार्ज इट, बट ऐसा तो लिखा नहीं कि चार्ज करना है उसको। अच्छा, इसका ये जो U है, ये U है क्या साफिया बताओगी? ये U को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये U होता है क्या कि कुछ और होता है? इसको कुछ और पढ़ते हैं फिजिक्स में, इसको डेल्टा U पढ़ते हैं ना, डेल्टा U यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही U के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर ये बैटरी को यूज हम कर ही नहीं रहे हैं इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, मान लो कि अगर ये बैटरी पहले से ही कनेक्ट, ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि हम लोग बाद में कनेक्ट करते हैं बैटरी को, उसमें बस सवाल में लिखा है कि कनेक्टेड है मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी बोला है उसमें कि पहले डिस्कनेक्टेड था बाद में कनेक्ट किया, ऐसा तो नहीं लिखा है उसमें, बस बोला है कि कनेक्टेड ही है, ये बोल रहा है। तो अगर उसको हम निकालना चाहते हैं यू, तो यू को हम लोग क्या लिखेंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो उसका फाइनल होगा हाफ सी वी स्क्वायर, और इनिशियल भी कितना होगा? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और सी और वी का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। सी और वी तो चेंज नहीं करेगा ना, क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि इसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक थोड़ी डाल रहे हैं। याद करो तुम डाइलेक्ट्रिक पढ़ती हो, इसलिए यहां पर जब डाइलेक्ट्रिक डालती हो तब ना उसका कैपेसिटेंस में, वोल्टेज में, चार्ज में वेरिएशन दिखता है। पढ़े थे ना इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन चार्ज, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं कि डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो इंसर्टेड। अगर होता डाइलेक्ट्रिक ना तो यहाँ पर ऐसे बना के ऐसे शेड कर देता उसको, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0, यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 के बराबर है, मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है। हम लोग हमेशा चेंज निकालते हैं पोटेंशियल का, पोटेंशियल थोड़ी निकालते हैं। ये कब निकालते हैं? जब बोलता है उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, चार्ज थोड़ी कर रहे हैं। चार्ज करने बोलता तब तो यही तरीका यूज होता, कौन सा? ये वाला। लेकिन ये यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बैटरी जितना, ये बैटरी जो है, अच्छा तो ये एक नजरिया हुआ सोचने का, ये समझ गए? इससे
एक और इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसी वाले का एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है। देखो यहाँ पर एक बात क्लियर कट एकदम सोचना तुमको, सी और वी जो है वो कांस्टेंट है, वही जो रीजन डाइलेक्ट्रिक वाला, सी और वी इज कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगाए ही नहीं है इसमें। डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तब ना सी और वी में वेरिएशन आएगा। और जब लिखेगा कि आप बैटरी इज यूज टू चार्ज द कैपेसिटर, तब ये फॉर्मूला लगाना। तो तुम याद करो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाला बनवाए थे पिछले क्लास में, 900 पिकोफराड करके था, तो उस क्वेश्चन में लिखा था 900 पिकोफराड कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी के हेल्प से। हर क्वेश्चन में यही लिखा रहता है कि बैटरी लगा के चार्ज करते हैं। हाँ, डाइलेक्ट्रिक का नहीं लिखा था, बट लिखा था ना चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं मतलब उसका जो ये चार्ज का वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो यू बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो यू और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यू बढ़ाने से यू बढ़ता है। नहीं समझ में आया? आ गया? तो यहाँ पर लिखा ही नहीं था कि चार्जिंग कर रहे हैं उसको। अब देखो इसके लिए कनेक्टेड है, बैटरी इज कनेक्टेड। अब सुनो इसके लिए, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कि हम लोग यू नहीं निकालते हैं हमेशा, हम लोग डेल्टा यू निकालते हैं। ये डेरिवेशन में ये समझाइए, डेरिवेशन से आ रहा है ये सब कॉन्सेप्ट। डेरिवेशन में ये समझाया जाता है कि डेल्टा यू हमेशा निकाल के देखते हैं। और सुनो, डेरिवेशन जब तुम लोग की थी तो ये इनिशियल वाले को जीरो ले रहे थे, क्योंकि पहला वाला चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है। अच्छा, एक और बात बोल रहे थे, ये इसमें इसी वाले क्वेश्चन में था, याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, समझ गए ना इतना? हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर कितना होगा? 0। मतलब इसमें चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब देखो ये मत सोच लेना कि जब चेंज निकाल रहे हैं तो बोलोगी सर यहाँ पर तो इसके पास है ही ना हाफ CV², तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही। बाबू देखो, जब भी बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो वो हमेशा डेल्टा यू का बात करता है, यू का बात नहीं कर रहा है। अच्छा, तुम लोग हमको जरा ये सोच के बताओ साफिया, ये कौन सा यू है, फाइनल की इनिशियल? ये जो यू हम लोग निकाले जो कि गलत है, ये कौन सा यू होता है, फाइनल की इनिशियल? फाइनल मतलब हम लोग जो भी यहाँ पर ये जो फॉर्मूलाज लिख रहे हैं वो फाइनल के लिए, क्योंकि इनिशियल वाले को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? 0। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तो बोला है बैटरी कनेक्टेड ही है, मतलब इनिशियल भी उतना ही और फाइनल भी उतना ही, तो इसलिए 0। ठीक है, लिख लो। देखो सबसे पहले बोला है द कैपेसिटर्स हैव डिस्टेंस d बिटवीन देम, है ना, एंड एरिया a, मतलब सारा का डिस्टेंस और एरिया सेम है। और डिस्टेंस और एरिया जब भी सेम होता है तो यानी कि कैपेसिटेंस सबका क्या होगा, आपस में बराबर होगा कैपेसिटेंस। तो ऐसा कर ले, देखो ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना ले लेंगे? d। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लेंगे? d। और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस d। अब देखो ये वाला कैपेसिटर, इससे तो कैपेसिटर बन नहीं पाएगा और इससे भी कैपेसिटर नहीं बन पाएगा। कैपेसिटर कितना बन रहा है? 1 2 3, 3 कैपेसिटर बन रहा है। अच्छा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस और एरिया सेम। सबसे जरूरी बात, डिस्टेंस भी होता है लेकिन एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना कम एरिया होगा उतना कम चार्ज होगा। ठीक है। अब सबसे पहले इसको अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं तो बैटरी से कनेक्शन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तुम जहाँ चाहो जैसे चाहो जोड़ दो बैटरी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जोड़ दे रहे हैं बैटरी, ये बैटरी हो गया और ये तीनों से कनेक्टेड है। और एकदम क्लियर कट ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सब में जो वोल्टेज होगा, अगर यहाँ का वोल्टेज V ले लें तो ये सारे में V जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम को हम लोग बना के देखते हैं, जो हम बोल रहे थे ना कि बना के दिखाएंगे डायग्राम, उसमें भी बना सकते थे लेकिन इसमें चलो इसमें बना के दिखा दे रहे। सबसे पहले ये दोनों प्लेट को हम यहाँ ले रहे हैं, ये प्लेट नंबर कौन सा है? 1 और ये प्लेट नंबर 2। तो 1 और 2 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। हाँ, तो एक कैपेसिटर ये लोग मिलके बना लिया। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो ये जो 2 और 3 है ये लोग मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, तो 2 और 3 को मिला के यहाँ पर एक कैपेसिटर बना लेते हैं हम लोग। ये 2 और 3, तो ये 2 और ये 3, जैसे लिखना वैसे लिख लो, आगे पीछे कहीं भी कर सकती हो। और ये 3 और 4 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है ना, लेकिन 4 के साथ तो कोई नहीं बना पाएगा ना। तो यानी कि कितना कैपेसिटर दिख रहा है एकदम क्लियर कट? 3 कैपेसिटर्स दिख रहा है। और ये तीनों को किससे जोड़ोगी? वही बैटरी से। और ये एकदम क्लियर कट कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज। तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C, इसका भी C। अब देखो तीनों का कैपेसिटेंस क्या है? बराबर। और बराबर कैपेसिटेंस है तो तीनों में चार्ज भी कितना जाएगा? बराबर जाएगा। वही जो बता रहे थे हम तभी, ये तीनों का कैपेसिटेंस C। तो अगर हम यहाँ से चार्ज भेज रहे हैं Q, यहाँ भेज रहे हैं Q, तो तुम लोग को याद करो जब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम बोले थे कि देखो जी ये Q चार्ज 3 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। बट वहाँ अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर गलत कब हो जाएगा? जब यहाँ पर तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। बट इस केस में तो तीनों का औकात सेम है,
मतलब तीनों में बराबर चार्ज जाएगा। तो यानी कि तुम ये बोल सकती हो कि यहाँ पर Q/3 जाएगा, यहाँ पर Q/3 और इस वाले में Q/3, मतलब ये Q 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब तुमसे अगर कैपेसिटेंस पूछा था नेट, तो एक का कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट A/D, ये एक का कैपेसिटेंस हुआ। सारे का निकालोगी तो इक्विवेलेंट पूछा है, तो क्या करोगी? C पैरेलल में है ना सारा, तो पैरेलल में C प्लस C यानी कि 3C, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। और C का वैल्यू क्या डालोगी? एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत है साफिया? ये आया साफिया जी, वो बन गया। अच्छा, ये इक्विवेलेंट आया। अब हमसे पूछा था चार्ज, तो चार्ज निकालना है किस पे? फर्स्ट वाले पे ना, ऑन प्लेट 1। तो जितना प्लेट 1 पे होगा उतना ही 2 पे, उतना ही 3 पे, सब पे सेम चार्ज होगा। सही है? सोच लो, प्लेट 1 पे चार्ज निकालना है ना हमको, तो प्लेट 1 पे चार्ज कितना पहुंचेगा? प्लस Q/3, और इस पे कितना पहुंचेगा? माइनस Q/3। यानी कि जो प्लेट 1 होगा उसमें चार्ज कितना होगा? Q/3। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि जो चार्ज हम लोग निकालेंगे, अगर इस प्लेट 1 पे चार्ज निकालना है तो लिखेंगे टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो टोटल चार्ज कितना है? Q, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो Q/3 चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? बोलो। Q/3 होगा चार्ज। चार्ज ही पूछा था ना, Q/3। किस टाइप से? हाँ, वैसे भी बना सकती थी, वैसे भी कर सकती हूँ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी सही है, वैसे भी कर लो। मतलब जो अगर तुम टोटल चार्ज निकालोगी तो क्या लिखोगी फॉर्मूला टोटल चार्ज का? ऐसे पढ़ी हो, Q = CV, यही पढ़ी हो ना। तो C कितना है? एप्सिलॉन नॉट A/D, और इनटू में V, और इस वाले में जो चार्ज है वो 1/3 जाएगा। तो यानी कि क्या लिखोगे यहाँ पर तुम? 3 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, तो ये जो चार्ज आएगा किस पे आया? एक प्लेट पे आया। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? बोलो। तुम चाहे ऐसे लिखो एप्सिलॉन नॉट V/3। एक मिनट, गड़बड़ी कर दिए क्या कुछ? वेट, गलती। ये होगा ना सिर्फ चार्ज, एप्सिलॉन नॉट A/V/D होगा ना, सिर्फ 3 थोड़ी होगा नीचे में। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ज निकाल रहे हैं किस पे निकाल रहे हैं? एक पे निकाल रहे हैं। सारे पे चार्ज निकालेंगे, मतलब ये तीनों कैपेसिटर पे, तो 3 से गुना कर देंगे यहाँ पर। क्लियर नहीं है? ठीक। एक पे निकाल रहे थे तो यहाँ पर क्या किए? 3 से डिवाइड किए, तो 3 कर, नहीं समझ में आया ना? तुमको नहीं आया? आ गया। तो ये आएगा चार्ज किसमें? एक प्लेट पे, और इसमें भी उतना ही आएगा, उसमें भी उतना ही आएगा। फिर तीनों को जोड़ोगी तो कितना आ जाएगा टोटल चार्ज? टोटल चार्ज कितना आएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट A/V/D। ठीक है? कोई दिक्कत है? बोलो, बोल दो। अभी कहीं पर प्रॉब्लम है तो पूछ सकती हो डायरेक्टली। समझ में आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं। बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A एंड B के बीच में निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है? अब तुमको पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट एक पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एलिमेंट में पोटेंशियल सेम जाता है। मतलब ये समझ में आया कि ये बैटरी है, और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट, यहाँ देखे भाई, ये यहाँ देख, नहीं इसको बोल रहे हैं, 100 वोल्ट है। तो ये इस वाले एलिमेंट में, ये वाला कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल जाएगा? तुमसे पहले सवाल पूछा है, क्वेश्चन पता चला क्या पूछा है? नहीं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि A और B के बीच में कितना वोल्टेज होगा, और B और C के बीच में कितना वोल्टेज होगा। बताओ। इसमें ये जो 100 वोल्ट है, तो ये 100 वोल्ट ही पूरा जाएगा इसमें, या फिर कुछ बट जाएगा? इसको बताने दो। बात ये वाला और ये वाला सर्किट एलिमेंट पैरेलल में है ना, तो अगर ये 100 वोल्ट निकलेगा तो इसमें जितना जाएगा उतना ही इन सब में भी जाएगा। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा भी सर्किट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैराड दिख रहा है। अच्छा, एक और बात, ये 3 माइक्रोफैराड किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। क्योंकि अगर तुम यहाँ से चार्ज निकालती हो, देख लो ठीक से, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यहाँ से Q चार्ज निकला, Q ऐसे निकला, तो यहाँ पर बटेगा, इसमें कितना चल जाएगा? Q1, इसमें Q2। ठीक है? इसमें Q2 जाएगा, ये Q1 जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर बढ़ जाएगा ना, और इसमें कितना जाएगा? Q इधर चल जाएगा Q3, और इधर, तो यानी कि इसमें Q3 जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है? हैं? इसमें कितना जा रहा है? नहीं समझ में आया भैया? यहाँ से Q निकला, Q1 और Q2 में बट गया, इसमें कितना जाएगा? Q2, और ये Q1 आएगा, ये Q1 जो इधर से आ रहा है वो किस में बटेगा? Q3 और Q4 में। तो इसमें Q3 जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है? Q2। तो दोनों कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अलग अलग चार्ज जा रहा है, यानी पैरेलल में हुआ। ठीक वही सीन यहाँ पर भी होगा, ये 1 माइक्रोफैराड किस में होगा? पैरेलल में होगा। ठीक,
तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा सॉल्व करके? पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो 3 + 3 6 और 1 + 1 2। तो यानी कि जो सिंप्लीफाइड सर्किट मिलेगा हमको थोड़ा और, ताकि ये आसान हो कैलकुलेशन करने में। यहाँ बी तो बीच में है ना, ये वाला टर्मिनल। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले का देखो हम ना इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीका सिंपल जो सबसे आसान है, जो तुमको समझ में आए उससे बना रहे हैं। इसको डी लेते हैं और इसको ले लेते हैं ई, ऐसे ही नाम ले लिए, नाम रख दिया इसका, ये बीच वाले का। ये बीच वाला जो टर्मिनल है इसको हम नहीं हटाना चाहते और हटा भी नहीं सकते हैं। इसको हटा देंगे तब न्यूमेरिकल का अप्रोच ही गलत हो जाएगा, वो मतलब गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम। समझ रही हो मेरी बात? नहीं समझ रही हो? क्योंकि देखो तरीका ये है कि पहले तुम इनको सॉल्व करो, उसके बाद ये जो बीच वाला है तब उसको सॉल्व करो। तो बीच में कौन है? 1 माइक्रोफैराड, मतलब उसको सॉल्व नहीं करना है, पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद फिर इसको किससे जोड़ना है? ये वाले से। जोड़ने का मतलब नहीं समझ रही हो? जोड़ने का मतलब है नेट कैपेसिटेंस निकालना। याद करो ना, तुम लोग को सीरीज और पैरेलल में सिखाए थे सर्किट तोड़ तोड़ के कैपेसिटेंस निकालने, वही चीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बी, मतलब हम बोल रहे हैं अभी पूरा मत तोड़ देना, क्योंकि तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है ये ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है, और ये बी और डी के बीच में वोल्टेज मतलब वी पूछा है तुमसे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्यों? अभी पता चलेगा। देखो यहां पर सबसे पहले ये बी पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट, फिर कितना है उधर सानिया? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। और यहां कितना मिलेगा? 3 + 3 6 माइक्रोफैराड। हाँ, और इसको किससे जोड़ देंगे फिर बताओ? 1 माइक्रोफैराड को। उसको तो छेड़छाड़ नहीं किया उसके साथ, ठीक है। और फिर यहां पर किससे जोड़ देंगे ये सारे को? बैटरी से। बैटरी से सिंगल दिखा दे, समझ जाओगी ना, 100 वोल्ट। ठीक, सिंपल। ये तो 3-4 दिया था क्योंकि 100 वोल्ट है ना, तो बड़ा वोल्टेज है, तो इसलिए 3-4 बना दिया था। अच्छा समझो एक और चीज, कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, सेल का कॉम्बिनेशन। अच्छा देखो एक और चीज, ये रेजिस्टेंस तो बड़ा अजीब लग रहा है ना देखने से, हार्ड क्वेश्चन हो गया रेजिस्टेंस देख करके, लेकिन यहाँ पर लिखा है स्टेडी स्टेट। यहाँ क्या लिखा है कि ये जो कैपेसिटर्स है, ये जो स्टेडी स्टेट लिखा है ना, किसके बारे लिखा है? कैपेसिटर के बारे। मतलब ये जितना भी तुमको कैपेसिटर दिख रहा है सारा स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि उसमें जितना चार्ज हम लोग दे सकते थे उतना दे चुके हैं। मतलब देखो जैसे टंकी सुनी हो, टंकी का, ये टंकी मान लो बाहर में लगा हुआ है, उसका कैपेसिटी है 1000 ml, जितना भी उससे 1000 ml कैपेसिटी है। रंगे कितना कैपेसिटी है? कम ही बोल दे रहे थोड़ा, 1000 लीटर लेते हैं, ठीक है। 1000 लीटर का टंकी है, उसमें तुम भर दी पानी 1000 लीटर, तो अब उसमें और कितना भरोगी? क्या तुम उसमें पानी भरोगे, पानी लेगा? उगल देगा पानी। ठीक वैसे ही कैपेसिटर भी होता है। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज लेना। चार्ज लेता है, चार्ज को भगाता है क्या अपने से दूर? वो नहीं, तो उसका तो काम है चार्ज को स्टोर करना। लेकिन उसमें पूरा भर दोगी, फिर पूरा भरने के बाद और उसको दोगी चार्ज, तब तो उगल देगा ना, तब तो नहीं लेना चाहेगा चार्ज। तो वही बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट का मतलब है जितना उसमें चार्ज दे सकते थे उतना चार्ज दे दिया, फुल्ली चार्ज हो गया वो। ठीक है, क्लियर है बात? अब उसमें और चार्ज दोगे, क्या वो चार्ज लेगा? नहीं लेगा। मतलब इस सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, चार्ज करंट फ्लो होगा नहीं, चार्ज नहीं, और सॉरी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ढेर सारा चार्ज मिलकर क्या बनाता है? करंट। करंट का फ्लो कितना हो जाएगा इस सर्किट में? 0, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज हो गया है, पूरा फुल्ली चार्ज हो गया है। तो अगर ढेर सारा चार्ज और आएगा तो उसके ढेर सारा चार्ज मिलकर क्या बनाता है? करंट बनाता है। और ये जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ, क्या किसी को भी चार्ज चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सब पूरा एकदम भरपेट चार्ज ले चुका है, अब एक भी चार्ज की जरूरत नहीं है। उसको समझ में नहीं आया? पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, लेकिन इनके अक्रॉस 0 आएगा, इसके और इसके अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है डेल्टा वी। समझो, पहले ये रजिस्टर को हम हटाने की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं बता? अच्छा बताओ, एक बात बताओ हमको सोच करके, ये रजिस्टर का काम क्या होता है? करंट को रोकना, चार्ज को थोड़ी। चार्ज तो एक इकलौता एक चीज हुआ ना, इतना इसका खराब दिन आ गया, चार्ज को रोकेगा? अरे करंट को रोकेगा ना, ढेर सारा चार्ज आएगा तब उसको रोकेगा ये, ठीक है। तो यानी कि जो रजिस्टर होता है उसका काम होता है टू अपोज चार्ज, ठीक। तो ये जो रजिस्टर्स है, इसका अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वी। तो जब निकालोगी डेल्टा वी तो क्या आ जाएगा? वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये सर्किट में करंट है ही नहीं। कैसे नहीं करंट? देखो अभी बताया ना 0 है करंट। अच्छा, ये बैटरी चार्ज कब भेजता है बताओ? ये बैटरी चार्ज तब भेजता है जब कैपेसिटर के पास चार्ज होता नहीं है, तब ना बैटरी चार्ज को सेंड करता है। अब कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज है, तो यानी कि ये बैटरी कोई चार्ज नहीं भेजेगा। चार्ज नहीं भेजेगा तो करंट नहीं बनेगा। तुमको ये समझ में आया? ये डेल्टा वी को हम अपने से 0 कैसे बोल दिया, वो समझा रहे हैं। समझो, ये डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कैसे बोल रहे हैं? वो चार्ज नहीं, करंट। देखो यहाँ पर V = IR पढ़ी हो, ओम्स लॉ, ये तो पढ़ी होगी ना। और यहाँ पर
इस वाले ब्रांच में देखो देखो साफिया, इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, 0, और यहां भी करंट कितना होगा, ये करंट ऐसे नहीं होगा, सॉरी ऐसे होगा ना, नहीं नहीं कैपिटल आई नहीं, ऐसे करंट निकला होगा पूरे में बट बुटा के फिर वापस आ रहा होगा, ठीक है। तो करंट कैपिटल आई स्मॉल आई जिससे करना है कर लो, ठीक है। तो करंट 0 0 क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण मालूम चला, क्योंकि कैपेसिटर को करंट चाहिए नहीं, तो ये जो बैटरीज है वो करंट को सप्लाई करेगा नहीं। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां से अगर हम आई को 0 लिख दें, आई 0 है ना, ये मानती हो ना, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि आई को 0 डाली। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0। अब जब करंट है ही नहीं सर्किट में, करंट 0 ही है, तो रेजिस्टेंस का क्या काम फिर उसमें, तो इसलिए रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। तुम ये मान के चलो कि इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्लियर हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है टू अपोज करंट। अब करंट है ही नहीं सर्किट में तो बेरोजगार हो गया, इसीलिए रेजिस्टेंस का तो कोई डिस्कशन ही मत करो, लो इसको हटा दो, बचा कौन, सिर्फ रेजिस्टेंस। इसलिए देखो सिंपल सर्किट बनाए जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है बात मेरा। हाँ, अब यहां पर हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि करंट का फ्लो नहीं है, ये मान सकते हैं कि मतलब न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये मान सकते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये जो कैपेसिटर्स है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा भाई, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, हाँ, तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है ना, तो पोटेंशियल तो होगा ही ना उसमें। भाई देखो तुम लोग था थोड़ा फर्क समझो, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अंतर चीज होता है ना। रेजिस्टेंस का जब बात करते हैं साफिया जी, तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या बात करते हैं कि करंट उससे कितना पास कर रहा है नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस के बारे में करंट का बात करते हैं ना। और जब कैपेसिटर का बात करते हैं तो उसमें चार्ज का बात करते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब ये जितना भी कैपेसिटर दिख रहा है सारे में चार्ज है, तो सारे में चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही, तब ना वो चार्ज स्टोर कर पाया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। पोटेंशियल वही बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, पोटेंशियल होगा सब में। मतलब अब ये लोग चार्ज है, अब ये लोग तैयार है चार्ज को क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, फुल्ली चार्ज हो गया है। अच्छा, अब एक लाइन सुनना मेरा ध्यान से, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, फुल्ली चार्ज मतलब समझ गए ना, स्टेडी स्टेट, जहां स्टेडी स्टेट लिखा रहेगा मतलब फुल्ली चार्ज। स्टेडी स्टेट इसलिए बोल रहा है कि वो अब चार्ज लेना बंद कर चुका है, तो उसका उसमें चार्ज कांस्टेंट हो चुका है, वो और नहीं ले रहा है, तो स्टेडी स्टेट आ गया उसका। हम लोग ये बोलते हैं कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो उसको हम लोग ये बोलते हैं कि वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है। जब एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जो करंट को रोकता है, और कैपेसिटर तो खुद वही कर रहा है ना, चार्ज को अब उगल दे रहा है, बोल रहा है नहीं हमको और नहीं चाहिए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। इतना इनफाइनाइट का मतलब ये मत सोचना कि एकदम करोड़ों में चल गया रेजिस्टेंस, ये मत सोचना जैसे आप 20 और 10 दिया तो करोड़ में चल गया रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट का हाँ वेरी गुड, नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं होगा उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि अब अच्छा कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज स्टोर करना, लेकिन अब तो वो स्टेडी स्टेट में है, अब तो वो चार्ज लेना चाहता नहीं है, तो चार्ज को वो उगलेगा, चार्ज को उगलेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि वो चार्ज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, बोलेगा मेरे से दूर भागो, ऐसा फील होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में होता है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है, बिहेवियर दिखाता है वैसा, चार्ज को अब उगलने लगता है वो, क्योंकि अब उसको और चार्ज चाहिए नहीं। आ गया समझ में? इनफाइनाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका डिफाइंड नहीं होता रेजिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है। तो हाँ हाँ, करंट को अपोज करना यार, हाँ बोलो बोलो, हाँ चार्ज को रोक रहा होगा, क्योंकि कैपेसिटर में एक एक करके चार्ज आता है, करंट नहीं आता है बाबू, करंट तो ढेर सारा चार्ज हो गया ना, कैपेसिटर में एक एक करके चार्ज आते 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 तब जाके वो होल्ड होता है उसमें। कौन? हाँ चार्ज को रोक रहा है, बोलते रहे हैं चार्ज को रोक रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये जो बैटरी है वो चार्ज को सप्लाई कर रहा है, बट कैपेसिटर उस चार्ज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली चार्ज है। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये सारा रेजिस्टेंस को हटा दिए। अब उसके बारे में तुमको चिंता नहीं करना है कि वो चार्ज रख रहा होगा कि उसको भगा दे रहा होगा। समझ गई बात मेरा कि नहीं समझ में आया? क्या चीज़ नहीं समझ में आया जरा बताना तो हमको फिर से। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो कोई इसमें दिक्कत है तुमको? अगर है तो बताओ। ये रेजिस्टेंस को क्यों समझाएं इतना, ताकि तुमको ये बता सके कि रेजिस्टेंस को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये जो चार्जेस है ये कैपेसिटर्स किस में आ गया? स्टेडी स्टेट में। अच्छा तुम एक बात बताओ, यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस लगाएं क्यों? पहली बात, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। अगर कहीं पर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो जो इंस्ट्रूमेंट, सुनिए रेजिस्टेंस बॉक्स, सुनिए रेजिस्टेंस बॉक्स, तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से ऐसे ऐसे जब हटाओगे, इस टाइप का रहता है रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो
इस टाइप का रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, ऐसे गोल गोल लगा रहता है, कुछ कुछ लगा रहता है, उसको हटाओगी ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसको हटाने से। तो तुमको जितना रेजिस्टेंस चाहिए उतना रेजिस्टेंस तुम बना सकती हो, और रेजिस्टेंस को तुम बढ़ा रही हो, इसका मतलब तुम करंट का फ्लो को रोकना चाहती हो कि बढ़ाना चाहती हो? रोकना चाहती हो, ठीक है, रोकना चाहती हो, है ना। तो यहां पर रेजिस्टेंस का काम ही वही है कि करंट का फ्लो को रोके। बट अब ये जो करंट है ये तो इसमें फ्लो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैपेसिटर लेना ही नहीं चाहता है चार्ज, तो चार्ज उधर जाएगा ही नहीं, चार्जेस जाएगा नहीं तो करंट बनेगा नहीं, करंट बनेगा नहीं तो ये हट जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। अभी समझ में आया? अच्छा, अब हम ये बोल रहे हैं कि जब तुम इसको हटा दियो फाइनली, लो हटाइए देते हैं, ले इसको हटा के यहां पर स्ट्रेट लाइन बना दो, और इसको भी हटा के यहां पर स्ट्रेट लाइन बना दो। अब यहां पर से जब चार्ज जाएगा तो रेजिस्टेंस कुछ उसके साथ छेड़खानी कर पाएगा? नहीं, वो तो है ही नहीं। और चार्ज अगर जाएगा भी तो कैपेसिटर उसके साथ क्या करेगा, उसको तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? मतलब ये समझ लो कि कैपेसिटर का चार्ज ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। स्टेडी स्टेट में जितना चार्ज लेना था ले चुका है। आगे समझ में? मतलब यहां इस सर्किट में चार्ज वार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर कट बोले तो ना करंट है, करंट है ही नहीं तो चार्ज है ही नहीं, सिंपल बात है। चार्ज रहेगा तब ना करंट रहेगा यार, चार्जे नहीं तो करंट कहां से आ जाएगा? सॉरी, करंट नहीं तो चार्ज काहे के लिए रहेगा? क्लियर नहीं है? करंट को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ढेर सारा चार्ज जब मिलता है तब करंट बनता है। अब करंट जीरो बोल रहे हैं मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। और ये सब कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया रेजिस्टेंस हटाने वाला? क्योंकि जो कैपेसिटर से वो कैसा है, फुल्ली चार्ज है, मतलब वो करंट को लेना नहीं चाहता है। अच्छा, यहां पर रेजिस्टेंस क्या सोच के हम लोग लगाए थे? रेजिस्टेंस किस भूमिका से लगाए थे? भूमिका लड़की का नाम नहीं है, भूमिका मतलब कि उसके पीछे का सोच, किस सोच के हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाए थे? हम लोग ये सोचे थे कि अगर हमको इस कैपेसिटर को थोड़ा कम चार्ज करना होगा तो रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे और वो रेजिस्टेंस चार्ज को रोक लेगा, तो इसमें कम चार्ज जाएगा। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस लगाए थे। बट ये कैपेसिटर तो पहले से ही फुल्ली चार्ज है, तो रेजिस्टेंस हटाओ फिर, क्योंकि सवाल में लिखा है फुल्ली चार्ज। आ गया समझ में? तो रेजिस्टेंस बस भटकाने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस होता तब क्या हो जाता? अगर ये स्टडी स्टेट नहीं होता तब तो सवाल बनता ही नहीं तुमसे, सही बता रहे हैं। अगर ये स्टडी स्टेट नहीं होता तब सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि जब तुमको निकालना क्या है सवाल में, क्वेश्चन में निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां तक का? ए से, और यहां पर ए से बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बी से सी में देखोगी तो यहां पर क्या था, एक 10 ओम का रजिस्टर था, उसको भी कंसीडर करना पड़ता। उसको कंसीडर करती तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी लेना पड़ता। मतलब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तुम बीसी के बीच में निकालती ना अलग से, तो ये जो रजिस्टर होता है उसका भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है ना। याद रखो, जैसे अभी जस्ट बताए थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ वोल्टेज खा जाता है, तो वैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस भी तो कुछ वोल्टेज खा जाता, तो उसको भी तो निकालना पड़ता है कि कितना वोल्टेज खाया, तब तो बड़ा कष्ट हो जाता ना, तब तो कैलकुलेशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत डिफिकल्ट हो जाता, और तुम वो पढ़ी भी नहीं हो। वो तो चैप्टर 3 में पढ़ना है कि जब रजिस्टर होगा तो कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसीलिए ऐसा लिखा है सवाल में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बस बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। आगे समझ में? चलो, अब हम लोग यहाँ पर क्या अब हम लोग वापस देखो, ये क्लियर कट सर्किट है, ठीक। अब यहाँ पर ये दोनों जो है, यहाँ पर नाम ले लें, इसका ए है, इसका नाम क्या है? डी है, इसका नाम क्या है? ई है, इसका नाम क्या है? सी है। सी नाम कहाँ लिखा है रे? अपने से नाम दे रही अच्छा, यहाँ, ठीक है, ठीक 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 ठीक, देख देख, चलो ठीक है, मेरा गलती। चल देखो यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले हमको पोटेंशियल ए और बी के बीच का निकालना है। तो अगर हम लोग, हमको लगा वही सर है जो रोक दिया था पढ़ाने से, फोन किया होगा, बोलेगा सर डिफरेंशिएशन पढ़ाइए चलो देखो, अगर हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो अगर हम डी और बी के बीच का पोटेंशियल निकाल लें तो वही ए और बी के बीच का भी होगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? फिर से बोले, देखो, अगर हमको बोला है ए और बी के बीच का क्या निकाल लें, तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम डी और बी के बीच का निकाल लें तो वही तो ए और बी के बीच का भी होगा। नहीं समझो साफिया, देखो, यहां 100 वोल्ट है, यहां 100 वोल्ट है, यहां कितना जाएगा पोटेंशियल? जाएगा, मानती हो इतना? क्या यहां 100 जाएगा? जाएगा, लेकिन आधा आधा बढ़ जाएगा। आधा आधा नहीं बटेगा, मतलब बट जाएगा, सॉरी, आधा आधा बोलना गलत है, बट जाएगा। यहां 100 वोल्ट आएगा, बोलेगा भाई कुछ हमको दे दे, कुछ तू ले ले, होगा ना। तो यानी कि हम लोग पहले एक काम करते हैं, डीबी के क्रॉस निकालते हैं पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल इसके क्रॉस आ गया वही पोटेंशियल। अरे भैया यहाँ से 100 वोल्ट जा रहा होगा, 100 वोल्ट जा रहा होगा, यही 100 वोल्ट ऐसे जाएगा। तुमको डी और बी के बीच को पूछा है तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, ए और डी के बीच में क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है? कुछ नहीं है।
तो वही बोल रहे हैं, जितना डी और बी के बीच का होगा वही ए और बी के बीच का होगा। अभी नहीं समझ में आया? हाँ, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। अच्छा, रेजिस्टेंस तो था भी यहाँ पर ना, इसमें तो टेंशन ही नहीं था। अगर इसमें होता भी तो टेंशन नहीं था। इस वाले अब सुनो, अब एक और चीज़। तुमको बी और सी के बीच का पूछा है ना नेक्स्ट सवाल में, तो जितना जितना यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट। बी और सी के बीच का पूछा है, तो अगर हम बी और ई के बीच का निकाल लें तो वही तो बी और सी के बीच का भी होगा, है कि नहीं? बताओ। ये इंटरप्शन लग रहा है क्या ये वाला? नहीं ना, इसमें तो पता ही है 100 वोल्ट जाएगा। सुनो देखो, इसको तो तुम लोग सोचो ही मत, इसको तो सोचो ही मत, इसको मिटा भी सकती हो। काहे? क्योंकि इसमें तो 100 वोल्ट जा ही चुका है ना, पैरेलल में था ना ये, इसमें तो 100 जा ही चुका है। तो ये मत सोचो कि अगर यहाँ 100 है तो ये लो, इसको हटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, और इसको जितना वोल्टेज मिला था उतना मिल चुका है 100 वोल्ट। तो अब ये मत सोचो कि ये 100 वोल्ट इसके पास भी जाएगा, ना 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 ना, 100 वोल्ट किसके पास जाएगा? सिर्फ इसके पास और इसके पास बटेगा, इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही 100 ले चुका है। क्या बोल रही हो? पहले से ही ले चुका, नहीं समझी साफिया क्या? तो हम डी और बी के बीच का क्यों निकालने बोले? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए और बी के बीच का भी उतना ही होगा, कहे कि भैया यहाँ तो कोई है ही नहीं है। हाँ, यहाँ एक कैपेसिटर होता तब सोचना पड़ता उसके बारे। आया समझ में? नहीं आया? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये करंट वालेंट यहाँ लिख देते हैं, आई इज 0, बस उतना से तुमको याद हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं पोटेंशियल अक्रॉस किसके बीच में? डी और बी के बीच में। तो पोटेंशियल अक्रॉस डी बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। और एक और बात, पोटेंशियल अक्रॉस बी ई, यहाँ बना ही देते हैं लाइन, है ना? पोटेंशियल अक्रॉस बी ई विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस व्हाट? बी सी या सी बी, जो भी। ठीक, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो एक काम करते हैं कि पहले हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं डी बी के अक्रॉस, यानी कि ये डी और बी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल निकालना है तो हमको कैपेसिटेंस पता है भाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो लिखा था यहाँ पर, Q इक्वल टू सी वी होता है। V निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे? Q बाई सी। C पता है हाँ, लेकिन क्या नहीं पता है? चार्ज, है ना? अच्छा, चार्ज जब फ्लो करके आएगा तो अगर इसमें Q जाएगा तो इसमें भी कितना जाएगा? मतलब अगर हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं तो दोनों का पोटेंशियल निकल जाएगा। नहीं समझी? समझी? तो पहले काम क्या है हम लोग का? चार्ज निकालना। अब कैसे निकलेगा चार्ज? चलो निकालें। किससे? 1 माइक्रोफैराड से। उससे क्या मतलब? उसके तो कुछ करना ही नहीं। इससे चार्ज देखो, चार्ज जब आएगा ना ऐसे करके, सुनो बाबू, चार्ज जब ऐसे करके आया ना, तो इधर गया और इधर गया। क्या जितना इधर गया है उतना ही इधर भी जाएगा? ना 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 ना, क्योंकि यहां पर तो अलग अलग कैपेसिटर्स है ना, और इसका औकात अलग है, तो जितना इसमें गया होगा उतना ही इसमें जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। नहीं समझ में आया तुमको? ठीक है, चलो आओ अब हम लोग इसको मिटा देना डायग्राम को, कि बनाओगी उसको? वो तो बना ली ना ये तो, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब एक ये वाला सर्किट जरूर बना देते, नीचे बनाए हैं। अब एक काम करते हैं, पहले काम मेरा क्या हो गया? चार्ज निकालना, क्योंकि बिना चार्ज निकाले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा। साफिया समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले हम लोग चार्ज निकालेंगे इस वाले का क्रॉस। अच्छा, ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल सी एस। देखो तो तुम लोग समझ में आता है कि नहीं आता है तुम लोग को? है ना, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। ठीक है, C1 कितना है? 6, C2 कितना है? 3, 2, C1 कितना है? 6, C2 कितना है? 2। समझ में आ रहा है साफिया? मजा नहीं आ रहा है? 12 बाई कितना होगा? 8। कितना आएगा ये? 12 बाई 8 माइक्रो फैराड। ऐसे ही रन देते हैं। ठीक है, ये रन देते हैं, काट भी सकती है उसको 2 से। हाँ, ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 3/2, 4 3 12, 4। हाँ ठीक है, 3/2 माइक्रो फैराड होगा। ये कैपेसिटेंस आया। अब हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू सी वी होता है ना? तो और C कितना है? कितना निकाले? 3/2। अच्छा, वोल्टेज कितना है? 100। करेक्ट, 100 ही वोल्ट दोनों में जाएगा ना, तो यानी कि 100 लेंगे। 2 1 2, 2 5 10, कितना आया? 150, है ना? 150 क्या? अरे 150 क्या? माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोकूलम आएगा ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 150 × 10 का पावर
कितना, -6 कूलम। क्लियर है, ये आया चार्ज। तो चार्ज आ गया तो अब इसका और इसका पोटेंशियल निकल जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं, बताते। पहले इसको लिख लो बाबू, इतना इस क्वेश्चन को ये मिटा दिए क्वेश्चन ना। स्टेडी स्टेट यहां पर सबसे जरूरी चीज था। व्हाट इज स्टेडी स्टेट? ऐसा स्टेट जिसमें कैपेसिटर क्या हो जाए, फुल्ली चार्ज, और वो चार्ज को अब एक्सेप्ट करना बंद कर दे और वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के साथ बिहेव करने लगे, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और उसमें करंट जीरो होता है स्टेडी स्टेट में। चलो देखो, कम बैक, ये निकल गया चार्ज। अब चार्ज तो निकालना नहीं था, मेरे से पूछा था वोल्टेज, है ना। तो पहले किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, इसके अक्रॉस, मतलब कि डीबी के अक्रॉस। तो वी डी बी, क्या लिखोगी इसको, Q बाई सी। और इसके अक्रॉस चार्ज कितना जाएगा, जितना इसके अक्रॉस उतना ही। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे उसको 150 इंटू 10⁻⁻6, और कैपेसिटेंस 6 इंटू 10⁻⁻6। ये इससे कैंसिल, कितना होगा 2, रुक जाओ, हाँ 25 होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 3, रुको 150/3 है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 6 था यहाँ पर। अच्छा, 150/6 कितना आ रहा है आंसर, 25 वोल्ट। फिर हम लोग निकालते हैं वोल्टेज इसके अक्रॉस, वी बी ई। हाँ कर सकती हो वैसे भी, 25 में से 100 घटा दो, जो बचा वही उसके पास गया। तो इसको भी लिखेंगे Q बाई सी, और इसका कैपेसिटेंस होगा 2 इंटू 10⁻⁻6, और इसका चार्ज 150 इंटू 10⁻⁻6, ये इससे मरा, कितना हुआ 75 वोल्ट। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। अच्छा, ये तो आ गया वोल्टेज, और वही वोल्टेज जो ये डीबी के अक्रॉस आया है, वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, ए बी के अक्रॉस, और वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, बी सी के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पर कोई और तो है ही नहीं। इसमें तो 100 वोल्ट जाना था, जा चुका है, तो जो भी वोल्टेज होगा वो इसमें वही रहेगा। समझ में आ गया। तो ये 100 वोल्ट देखो 75 और 25 में डिस्ट्रीब्यूट, देखो फिजिक्स यहाँ एकदम सही हो रहा है। बोलते हैं ना पैरेलल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है वोल्टेज, देखो हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग कि हाँ इसमें ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है और इस वाले में कम जा रहा है, ऐसा क्यों, उससे क्या समझ में आ रहा है, Q इक्वल टू सी वी होता है ना। तो इस वाले कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो कितना जा रहा है, ज़्यादा कम जा रहा है ना, इसमें देखो 25 जा रहा है, और इसमें कितना जा रहा है 75। तो उससे क्या समझ में आ रहा है, उससे कुछ समझ आ रहा है, Q इक्वल टू सी वी, और Q तो दोनों में सेम है लेकिन वोल्टेज दोनों में अलग अलग जा रहा है। नहीं, C और V को तो कंपेयर नहीं कर सकती हो ना, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो उस पर दिमाग मत लगाओ और आगे चलो। ठीक है, वोल्टेज क्यों दोनों में अलग अलग जा रहा है उसका तो कुछ रीज़न निकल के समझ नहीं आ रहा है क्यों जा रहा है, देखेंगे थोड़ा, हम सोच के बताएंगे। 100 वोल्ट गया तो उसमें इसमें अलग अलग क्यों जा रहा है, हाँ वही चीज़ क्यों अलग अलग जा रहा है, उसका कोई ऐसा तो रीज़न आज तक तो नहीं पूछा है, कहीं पर तो है नहीं ऐसा क्वेश्चन कि क्यों जाता है, फिर भी सोचने वाला बात है कि इसमें 25 क्यू, इसमें 75 क्यू। ठीक है, हम देख के कल बताएंगे बस सोच करके, है ना, कि अलग अलग वोल्टेज, मतलब ये कम कैपेसिटेंस है इसमें, किसका ज़्यादा कैपेसिटेंस है, फिर भी इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, हाई वोल्टेज, कम जा रहा है। सोचते हैं, कल बताते हैं सोच के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। इसमें पूछा है कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर है और पूछा है तुमसे वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वोल्टेज, तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज V1 मान ले और दूसरे वाले का V2, है ना, यही पूछा है सवाल में, वही लिखा हुआ था, और ऐसे लूप भी बनाया हुआ था ऐसे गोल सा कुछ। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, एक है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ से हम लोग किसी भी सर्किट में वोल्टेज निकालते हैं, और दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वोल्टेज निकालने का। किस वाले फॉर्मूला से वोल्टेज निकालते हैं, Q इक्वल टू सी वी लिखते हैं, तो V इक्वल टू क्या होगा, तो इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक, और एक किरचॉफ्स लॉ से, दोनों से ही आंसर सही आएगा। अब सबसे पहले ये एक और चीज़ दिया था क्वेश्चन, बड़ा जरूरी लिखना भूल गए हम, E2 बड़ा था E1 से, ये भी दिया था क्वेश्चन में, E2 बड़ा है E1 छोटा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, और ये E1 E2 पता है ना क्या है, EMF है ना, और छोटा बड़ा है EMF। ठीक है, अब सबसे पहले
हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले तो नेट वोल्टेज निकालने का सोचते हैं। तो अगर तुम कैपेसिटेंस निकालोगी इक्विवेलेंट, तो कौन सा किस में जुड़ा है कैपेसिटेंस? सीरीज। पहले किरचॉफ्स लॉ से करके बताएं इसको, पहले उसी से देखो, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, हाँ बता रहे हैं। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है, और वो एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था वो? कि किसी भी सर्किट के अक्रॉस आप वोल्टेज कैसे निकाल सकते हो, उसके बारे में बताया था। तो वो ऐसा बोला था कि हाँ, कैसा भी सर्किट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे देखो वो ऐसा बोला था कि समेशन चेंज इन पोटेंशियल बराबर जीरो होता है। वो ऐसा बताया था, बोला था कि जो भी पोटेंशियल जितना भी दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, चाहे कोई बैटरी हो, चाहे कोई कैपेसिटर हो, या फिर रेजिस्टेंस हो, सब में वोल्टेज होता है कुछ ना कुछ। वोल्टेज नहीं समझी, पोटेंशियल डिफरेंस सब में होता है ना कुछ। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल कितना है E1, इसका पोटेंशियल E2। E1 E2 भी तो EMF है, यानी कि पोटेंशियल ही है ना। हाँ, तो सब पोटेंशियल को जोड़ के किसके बराबर लिख दो? जीरो के बराबर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि तुमको करंट भी बना के बताना पड़ता है कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। किधर से? यहाँ से। कैसे यहाँ से मान लिए? क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है और ये वाला वोल्टेज क्या है? कम। और करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, तो हाई से लो ऐसे जाएगा ना करंट। तो ये जो हम बना रहे हैं, किसका डायरेक्शन बना दिए? करंट का। जब भी किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं हम लोग, मतलब कि वोल्टेज निकालने के लिए, तो पहले करंट बना के दिखाना पड़ता है कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है फ्लो का, ठीक है। तो करंट बना दिया। अब यहाँ पर अपने मन से एक लूप बना लेते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लूप। ये कैसे है? क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज। ये एक बंद सा लूप होता है, तुम क्लॉक भी बना सकती हो, एंटी क्लॉक भी बना सकती हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट है, दोनों से सेम आएगा, कैसे भी बना लो। तो यहाँ से अब देखना तुम ध्यान से, ये जो लूप है ये इस वाले के अक्रॉस कैसे जा रहा है? मतलब ये माइनस और ये क्या है? तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? प्लस पे पहुँचे ना। ये लूप का डायरेक्शन देखो, माइनस से प्लस। तो जो E1 लिखोगी उसको प्लस का लिखोगी, क्योंकि हम लोग कैसे गए? माइनस से प्लस। उसके बाद इसका देखो, इसका वोल्टेज कितना लिखोगी? देखो इसमें क्या होता है ना कि करंट का डायरेक्शन देखना पड़ता है। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। और तुम कैसे जा रही हो? ऐसे। तो जब दोनों चीज़ उल्टा उल्टा रहेगा, तो जो वोल्टेज आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा, समझी। और दोनों चीज़ सेम दिशा में रहेगा तो वोल्टेज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, -V2 लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 3 में पढ़ाना है, किरचॉफ्स लॉ टॉपिक है, और उसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल फिर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर ये लूप कैसे जा रहा है? देखो तो, प्लस से कहाँ जा रहा है? देखो ऐसे जा रहा है नीचे, तो प्लस से कहाँ पहुँच रही है? माइनस की तरफ। मतलब यहाँ क्या लिखोगी? -E2। कोई दिक्कत? -E2 क्यों लिखे? नहीं समझ में आया? क्योंकि उल्टा गया ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें क्या लिखोगी? इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। और ये वायर कैसे जा रहा है? ऐसे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? +V2 बराबर क्या? 0। अच्छा, ये V1 का वैल्यू क्या लिखोगी? हाँ बोलो। कौन उल्टा? मतलब ये वाला? नहीं तो उसको कहीं भी लिख लो। V2 इधर लिखो, V1 उधर लिखो, उससे क्या मतलब? सेम बात, दोनों में एडिशन में ही है ना। हाँ, तो इसका V1 निकालोगी जब ये वाले का, तो Q/, क्या लिखोगी? C1। और जब V2 निकालोगी तो क्या लिखोगी? Q/C2। तो V1 V2 यहाँ पुट कर दें। देखो इसमें कोई दिक्कत है? भैया ये जो V2 था इसको यहाँ लिख दिए, E2 को इधर लिख दिए, तो ये आया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन जाएगा? Q कॉमन जाएगा। Q किसमें? Q जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये C2 + C1 अपॉन C1 C2 होगा। LCM लिए ले बाबू, नहीं समझ में आया क्या? Q को बाहर लेके LCM ले लिए। साफिया इक्वल्स टू क्या? साफिया परेशान हो गई आज, ये आदमी अब दोबारा ट्यूशन नहीं आएंगे। तो ये E1 इधर गया तो कितना हो गया? E1 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? E2 - E1 बराबर कितना आ गया? बोलो। Q C2 + C1/C1 C2 आया। तो चार्ज यहाँ से कितना आएगा? देखो तो, चार्ज यहाँ से कितना आ रहा है? देखो तो, अरे कितना आ रहा है? अरे बोलोगी। और ये ऊपर गया, ठीक है। ये चार्ज आया। चार्ज काहे निकाल रहे थे मालूम चला? काहे कि हमको पूछा है ना V1 V2, तो अगर तुमको Q पता रहेगा तब ना V1 और V2 बताओगी। बिना Q मालूम है कि ये निकाल लोगी। नहीं समझ में आया क्या मेरी बात? आ गया?
V1 V2 पूछा था ना। अच्छा, चार्ज इसमें जितना जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है। और कैपेसिटेंस अलग अलग है दोनों का, C1 C2, इसलिए ठीक है। सानिया कोई दिक्कत है बोलो। बस वोल्टेज निकाले यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक। अब देखो यहाँ पर बस अब हो गया सॉल्यूशन, यहीं पर अपनी V1 V2 निकाल के बता दें। चलो V1 को क्या लिखोगी, Q बाई C1। Q कितना निकाली हो, E2 माइनस E1, हाँ हाँ बिल्कुल, C1 C2 अपॉन क्या, C1 प्लस C2। और यहाँ पर एक और नीचे में क्या होगा, क्योंकि ये तुम Q का वैल्यू डाली हो ना, C1 से C1 मर गया, कितना आया, E2 माइनस E1 और एक मिनट, हाँ C2 ना, अपॉन क्या। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे मालूम चलेगा कि जो हम वोल्टेज निकाले हैं वो सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। क्या दिया हुआ था यहाँ पर, E2 बड़ा E1 छोटा, तो E2 बड़ा E1 छोटा, तो जो माइनस करके आंसर आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और वोल्टेज हमेशा प्लस में रहता है, तो यानी कि आंसर सही आएगा मेरा। E2 पहले आया E1 बाद में, तब तुम सही कर रही हो, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए देखा ताकि तुम चेक कर पाओ। अब तुम V2 निकाल लोगी, कैसे निकालोगी V2, वैसे ही निकालोगी, है ना, कैसे निकालोगी, बस कटेगा और आ जाएगा। चलो यहाँ पर बता दे रहे हैं, साफिया का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। साफिया आपसे तुम भी डाउट पूछना, ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने में। क्या, मेरा एक दोस्त था नहीं मतलब है, दुश्मन नहीं है अब, दोस्त है, था मतलब नहीं है अब दोस्त। वो आकाश में पढ़ाता है फिजिक्स, ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट में। उसका फिजिक्स में 27 आया था 12th में, फिर भी आज पढ़ा रहा है ना आकाश में फिजिक्स। तो अरे बाप रे बाप, जाके बता दे कि वहाँ का स्टूडेंट है, इसका तो 27 आया था। तो सुनो, तो वो क्या करता था ना, उससे स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनता था, मतलब आकाश का मॉड्यूल होता है ना, तो मॉड्यूल बोलता था इसको सॉल्व करके यही क्लास में सॉल्व करवाइए। तो उससे मॉड्यूल्स बनता नहीं था, बना के भी जाता था तब भी नहीं बन पाता था उससे, क्योंकि है नहीं। तो ये उस IIT एडवांस का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद उसको जो टेस्ट लिया वहाँ पर, तो उसमें जितना क्वेश्चन दिया सब वो बना दिया, इसलिए सेलेक्ट हो गया ना वहाँ पर, एक बार में सेलेक्ट हो गया, सारा क्वेश्चन बना दिया, तो सेलेक्ट तो करना ही था उसको। सुनो, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसका आया था, जितना टीचर लोग था वहाँ पर सबसे ज़्यादा। अब सुनो, वो सब छोड़ो फालतू। तो उससे क्वेश्चन कभी नहीं बनता था, बहुत सारा नया क्वेश्चन जो था वो नहीं बन पाता था। उसका कारण था, मतलब नया क्वेश्चन जैसे जो एडवांस में आया है वो क्वेश्चन तुरंत बनाओगी तो फिर हो सकता है कि तुम बाद में भूल भी जाओ, अगर ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन रहा था। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नया बना रही हो जो एडवांस का है, तो उसको तुमको दोबारा प्रैक्टिस करना होगा, उससे भी काम नहीं चलेगा, उससे भी तुम भूल जाओगी। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो क्वेश्चन है उससे तुम पहले 10 मिनट सोचो, खुद पहले 10 मिनट ट्राई करो उसको, तब तुमको क्लियर होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मेरे पास क्या नहीं आ पाया। उसके बाद सॉल्यूशन देखोगी ना, तब ठीक रहेगा। अब तुम क्वेश्चन देखी, अरे ये क्या है, तो पता ही नहीं चल रहा है, तुम तुरंत सॉल्यूशन में आ गई, तो कुछ फायदा नहीं होगा, फिर कोई जिंदगी में तुमसे नया क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर ये सोचती हो कि नया क्वेश्चन बन पाए तो वो ये करना पड़ेगा फिर। खैर, भाषण अच्छा लगा मेरा, तो V2 निकालते हैं अब। तो ये V2 कितना होगा, तो पहले लिखोगे यहाँ पर V2 इज इक्वल्स टू Q बाई C2। तो मेरा बस इतना ही मतलब था बोलने का कि पहले क्वेश्चन खुद 10 मिनट ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। ये Q कितना है, ये रहा, कितना है, E2 माइनस E1 और C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या कटेगा, और यहाँ पर नीचे में क्या रहेगा, ये C2 कैंसिल, तो जो बचा वो आंसर। ठीक है, इन लोग के पास कोई काम नहीं रहता है, लिख लो इसको जल्दी से। अच्छा, दूसरा तरीका बता दे क्या, जल्दी से बता रहे हैं, लिखो इसको जल्दी से। चलो देखो, वो बदतमीज है, देखो यही था सर्किट, है ना, और हम लोग ये निकाले थे, ये वोल्टेज निकाले थे और ये सेकंड वाला का निकाले थे। अभी हम लोग सेम वही काम करेंगे लेकिन दूसरे मेथड से, इजी मेथड से। देखो सबसे पहले ये बताओ, ये देखो यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका प्लस टर्मिनल इसके प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये है ना। तो जब बैटरी का प्लस टर्मिनल से जुड़ा होता है और उन दोनों के बीच का हमको नेट वोल्टेज चाहिए होता है, दोनों बैटरी का सेम टर्मिनल जुड़ा है ना, यहाँ भी सेम, तो दोनों का EMF को माइनस करते हैं ऐसे, E2 माइनस E1, तब हमको क्या मिल जाता है, नेट वोल्टेज। ये कहाँ पढ़ोगी, तो ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगर उल्टा जुड़ा रहता है तो यहाँ प्लस कर देते हैं। अच्छा, E2 पहले क्यों रखे, उसका कारण है क्योंकि वो बड़ा है और ये छोटा है, तो नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे वो क्लियर है। अब ये फॉर्मूला पढ़ी हो, Q इक्वल टू CV। देखो सुनो, तुमको जब यहाँ पर तुमसे पूछा क्या था, V1 और V2, यहाँ देखो भाई है, उसको मत देखो, उसको नहीं देखी है, दिखा दो, चलो दिखा दो अपना। अगर तुमको यहाँ पर V1 निकालना है तो क्या लिखोगी, V1 निकालना है तो लिखोगी Q बाई C1, मतलब चार्ज बाई पोटेंशियल। और V2 निकालना है तो भी लिखोगी क्या चीज़, चार्ज बाई C2। तो अगर तुमको यहाँ पर ये चार्ज पता रहे तो आंसर काम हो जाएगा।
तो चार्ज अगर निकालना है तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करोगी? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। सबसे पहले कैपेसिटेंस कितना है इन दोनों का? सी एस में है ना दोनों, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 नहीं होगा? नहीं समझी? तो नेट ही डालोगी ना यहाँ पर। भाई चार्ज दोनों का निकालना है ना, और दोनों में सेम चार्ज आ रहा है, तो कैपेसिटेंस पूरे का लोगी तब ना पूरे का चार्ज निकलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? हम देखो चार्ज निकालना चाह रहे हैं पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट का चार्ज निकालना तो नेट कैपेसिटेंस लेना होगा ना। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस डालेंगे वो पूरे का डालेंगे, इसका थोड़ी डालेंगे खाली। ठीक है, अच्छा तो Q इक्वल टू C कितना आ रहा है? C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और नेट वोल्टेज डालना होगा, मतलब पूरे सर्किट का वोल्टेज, और पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? E2 माइनस E1, तो यहाँ वोल्टेज कितना डालोगी? E2 माइनस E1। क्या हम लोग का यही चार्ज निकला था? देखो तो जरा, ये देखो यहाँ निकला हुआ बगल में, ये देखो वही सेम आ गया। वो सब किरचॉफ को कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इससे एक बार। नहीं समझ में आया क्या तुमको रिया जी? फिर से बता दे क्या एक बार? आ गया? तो ये चार्ज निकल गया। अब चार्ज निकल गया तो फिर वोल्टेज वही आएगा और उसमें भी वही आएगा। तो यहाँ पर से अगर तुम थोड़ा सा और सेटिस्फाई होना चाहती हो तो यहाँ पर V1 देख लो। Q कितना निकला? C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये निकला है Q। और यहाँ पर और क्या है? एक और चीज़, E2 माइनस E1, और नीचे में क्या है बोलो? C1। तो ये C1 कटेगा और फिर से वोल्टेज वही आएगा जो अभी हम लोग निकाले थे जस्ट। साफिया, साफिया पता है क्या कर रही है? मैट देख रही है। मैट में जो डिजाइन बनाया हो ना उसको देख रही है, क्योंकि उसको मन ही नहीं लग रहा है इसमें। ढका जाता है क्या इधर से? इधर से ढक जाता है। हाँ ऑडियो से तो इधर आ जाओ। वैसे भी सानिया उधर, तुम्हारा तो मन पसंद मतलब लोग हैं वहां पर। तो ये V2 भी वैसे ही निकल जाएगा फिर ना। V2 निकालने के लिए तुमको Q कितना मिला है? ये रहा Q, और ये कटेगा C2। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय। किसको? भाई इससे दूसरा मेथड आसान है। क्या चीज का? किरचॉफ्स लॉ का स्पेलिंग? भाई देख, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। किरचॉफ्स लॉ ये होगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, के से स्टार्ट हुआ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, एक बार देख ले क्या गूगल में। क्या यार? CH CH, अरे सही है, किरचॉफ्स लॉ। सही 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 है। चलो थैंक यू गाइस, बाय। पैसा